हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर थे सारे प्रश्नों को कराया था। साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन सभी प्रश्नों को भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। और इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों को भी मैं करा दूंगा। प्लस में जो प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को भी इस वीडियो में लाया गया है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है और पहला प्रश्न आपका कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न को देखिए, आधुनिक मानव भूगोल का जो दोस्तों जनक है वो किसे कहा जाता है। देखिए, पहले ही क्लास में मैंने आपको भूगोल के बारे में बेसिक कंसेप्ट बतला दिया था। तो भूगोल के बारे में मैंने बतलाया था आपको, आधुनिक मानव भूगोल के जनक अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन बी आपके रैडजल साहब हो जाएंगे सही जवाब। और यही अगर मान लीजिए कि आपसे यहाँ पे मानव भूगोल ना पूछकर केवल भूगोल का जनक पूछ देता दोस्तों, तो इसे भी मैंने आपको बताया था कि इरेटोस्थेनीज साहब को भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है। तो इन सभी बातों पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए और बात कर ले, यहाँ पे बात आई है रैडजल साहब की। तो रैडजल साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में मानव भूगोल को परिभाषित भी किया था। अगला जो प्रश्न है इनके डिफिनीशन से ही रिलेटेड है। देखिए, प्रश्न कहता है आपका सेकंड नंबर क्या दोस्त, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, ये किसने कहा है। तो देखिए, मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित यानी संश्लेषण शब्द पे जो जोर दिया गया था वो रैडजल साहब के द्वारा ही दिया गया था। इनका पूरा नाम जो है दोस्तों फ्रेडरिक रैडजल है, याद रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी भूगोल के ऊपर, मानव भूगोल के ऊपर, और उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्लियर ना। और ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आता है प्रश्न कि रैडजल साहब द्वारा मानव भूगोल को किस रूप से परिभाषित किया गया है, या रैडजल साहब ने मानव भूगोल को परिभाषित करते समय किस शब्द पे जोर दिया है। तो वो संश्लेषण आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, संश्लेषण शब्द पे जोर दिया है। इन्होंने बताया है कि जो मानव भूगोल है वो मानव समाज और धरातल यानी कि ये जितनी भी पृथ्वी पे उपलब्ध चीजें हैं उनके बीच का इंटर रिलेशन जो संबंध होता है वो आपका अध्ययन है। इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपका क्या कहता है, ये भी लाजवाब सा प्रश्न कहता है दोस्तों कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था तीन घटनाओं के बारे में, तीन अवधारणाओं के बारे में। एक नियतिवाद जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, एक आपको संभववाद के बारे में, और एक नव निश्चयवाद के बारे में। तीनों पे मैंने प्रश्न यहाँ पे डाला है कि तीनों आपके मतलब क्लियर हो जाएं। तो देखिए, अगर बात की जाए नियतिवाद की, इसका पुराना नाम मतलब नियतिवाद को ही निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये नियतिवाद क्या आ गया और ये निश्चयवाद क्या है। इसी को पूरा अगर बोले तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो आपको बताया गया था कि इसमें क्या होता था कि प्रकृति पे ही मनुष्य डिपेंड रहता था। जो भी थी वो जननी प्रकृति थी, मतलब प्रकृति की पूजा करना। कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति इसमें हम लोग का स्वामी था, हम लोग प्रकृति के दास थे। मनुष्य जो था वो प्रकृति का दास था। तो प्राकृतिक घटक को इसमें क्या किया गया है, तो महत्वपूर्ण माना गया है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, जिनको याद रहे चैट सेक्शन में लिखते चलिए सभी लोग, क्योंकि लिखिएगा तभी जाकर होगा। करत करत अभ्यास पे जरमत हो सुजान, रसरिया बच जाते हैं सिल पर प्रत निशान। तो एक दिन के मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है मेरे मित्र। आप अभी से मेहनत करोगे, अभी से लग कर रहोगे, तभी जाकर आपको सफलता अच्छे से मिलेगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छा से आपको नॉलेज होगा। क्योंकि ज्ञान के लिए भी पढ़ना है, केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद नाम से ही मतलब है कि आप समझ जा रहे हो कि संभववाद मतलब संभावनाओं को जन्म देना। और संभावना कब जन्म दिया जाता है, जब मनुष्यों ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मनुष्य ने क्या किया, अपने आप को बढ़ावा देना शुरू किया। और ये क्यों जरूरी था जी, संभावनावाद क्यों जरूरी था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति भी हम लोग के साथ खिलवाड़ करती है। कैसे, मतलब ऐसा देखा गया था
कि एक ही तरह का वहाँ का पूरा जलवायु है, सब चीज़ है, तो वहाँ का नेचर सब लोग के लिए एक समान रहना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं था। सेम जलवायु में, सेम क्लाइमेट में अलग अलग के मतलब आपको देखने के लिए मिलता था। कहीं पे ये चीज़ होगा तो कहीं पे वो चीज़ नहीं, मतलब उपज के लिए कहा जाए या टेम्परेचर की बात की जाए तो हर चीज़ डिफरेंट था। इसीलिए संभावनाओं को मनुष्य ने जन्म देना शुरू किया, तो ये भी जरूरी ही था। लेकिन कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब ज़्यादा हम लोग को अति नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर भी एक नई विचारधारा आई थी और उस विचारधारा का नाम जो कि ग्रिफिथ टेलर साहब महोदय द्वारा दिया गया था, नौ निश्चयवाद, तो उसे भी हम लोग अभी इस ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। ऐसे आपने पूरा इसके बारे में ऑलरेडी फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रखा है। देखिए बात यहाँ पे ये संभववाद की कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बाकी मैं अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि नौ निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए नौ निश्चयवाद में, तो ये आपके नौ निश्चयवाद में दोनों पे बल दिया गया है कि भाई प्रकृति के साथ साथ मानवीय परिघटनाओं पे भी आपको ध्यान, मतलब दोनों को आप एक साथ रखते हुए कार्य को कीजिए। इसी को नौ निश्चयवाद में आपको महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग कि व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो देखिए ये सब किसमें हम लोगों ने पढ़ा, सामाजिक भूगोल के बारे में, व्यवहारिक भूगोल के बारे में। कल ही एक प्रश्न आया था कि आप मानव भूगोल को कैसे कह सकते हैं कि वो सामाजिक भूगोल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया था ना। तो इस प्रश्न को भी हम लोगों ने डील किया था, अच्छे से किया था। तो ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता भी हुआ था मानव भूगोल में, आपका क्षेत्रीय विभिन्नता भी हुआ था दोस्त, स्थानिक संगठन भी हुआ था। देखिए जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, आप पॉलिटिकल साइंस में शीत युद्ध पढ़ना है, उस समय क्या हुआ था, कंप्यूटर का आविष्कार ये सब होना शुरू हो गया, तो इस समय स्थानिक संगठन भी आया था। क्षेत्रीय विभिन्नता भी आपके जब दूसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा था उस समय क्षेत्रीय विभिन्नता भी हुआ था मानव भूगोल के अंतर्गत। अन्वेषण एवं वर्णन तो ये पुराने काल से ही, पुराने समय से ही चला आ रहा था। तो सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। ये प्रश्न को 2018 में भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है। तो ये फ्रेडरिक रेडजेल साहब द्वारा लिखा गया है। सैंपल साहब द्वारा इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, जियोग्राफिक। और इसी पुस्तक में इन्होंने GEOGRAPHIC, इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, तो मानव भूगोल को परिभाषित भी किया था, इन्वायरमेंट, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये पॉल डार्विन साहब ने भी एक पुस्तक लिखा है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो सही आंसर आपके रेडजेल हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नौ निश्चयवाद वही रुको और जाओ वाला हो गया आपका, मतलब जिसमें मैंने आपको ट्रैफिक लाइट का सिग्नल देकर समझाया था। तो इसके प्रवर्तक आपके कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी। सेम वही दोस्तों, रुको और जाओ निश्चयवाद बोलिए, या आप उसको नौ निश्चयवाद बोल सकते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म भी आप अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो इसमें ग्रिफिथ टेलर महोदय ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल जो शब्द है दोस्तों वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ये जियोग्राफी है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज, जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, इसी को कहा गया है ज्योग्राफी। भूगोल का जनक माना जाता है तो यूनान को, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इरेटोस्थेनीज को भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनान के ही हैं। 12 नंबर देखिए, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। तो ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक जो आपके हो जाएंगे दोस्तों, वारेनियस साहब ने ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक लिखा है। याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी पूछे तो रेडजेल साहब इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो आपके ये LNC सैंपल द्वारा ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो आपके ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन के द्वारा लिखा गया है, और ज्योग्राफिया जनरलिस जो है वारेनियस साहब के द्वारा लिखा गया है।
निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जरा नाम तो पढ़ ले भैया, तब ना पता चलेगा कि कौन जो है इसमें मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है सैंपल, बी है रैडजेल, सी है रसेल, डी है हंटिंगटन। इनका भी हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, इनका भी पढ़ा, इनका भी पढ़ा, रसेल साहब का नहीं पढ़ा, इसलिए सही जवाब आपके करेक्ट आपके जवाब इसमें हो जाएंगे रसेल, क्योंकि ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला देखिएगा, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी हम जो मनुष्य हैं वो प्रकृति का दास है, यानी कि पुरानी विचारधारा। तो पुरानी विचारधारा किसने दिया था? सही जवाब आपके एलएनसी सैंपल हो जाएंगे। एलएनसी सैंपल ये रैडजेल की शिष्या थी, तो याद रखिएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल का यह परिभाषा जो है किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था दोस्तों? रिटर के द्वारा, रैडजेल के द्वारा, सैंपल के द्वारा या टेलर के द्वारा? तो ये परिभाषा भी सैंपल के द्वारा ही दिया गया था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक में इस डिफिनीशन को दिया था, मानव भूगोल के इस परिभाषा को। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? देखिए, नियतिवाद के बाद संभववाद आया, तो संभववाद अवधारणा से किस भूगोलवेत्ता का संबंध है जी? तो याद रखिएगा, आंसर आपके हो जाएंगे विडाल डी लाब्लास। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। विडाल डी लाब्लास का जो संबंध है वो आपके संभववाद से है, और नियतिवाद से तो एलएनसी सैंपल का याद रखना है, नॉन निश्चयवाद से तो ग्रिफिथ टेलर का। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डार्विन साहब द्वारा लिखा गया है, अभी मैंने बताया था। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद। 1990 के दशक में भूगोल में क्या हुआ था? उत्तर आधुनिकतावाद आया था, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा मतलब खोजबीन ये सब होने लगा था, और क्षेत्रीय आधार पे मतलब जाकर इसका स्टडीज होना शुरू हो गया था। क्लियर ना? तो 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद। अगला देखिएगा, मानव प्रकृति का दास है, यह विचारधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? मानव जो है प्रकृति का दास है, यानी कि पुरानी विचारधारा है। मानव प्रकृति का दास है, पुरानी विचारधारा, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद। कहाँ गया निश्चयवाद? आ गया, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो लोगों और प्रकृति के बीच, लोगों और पर्यावरण के बीच, तो टेक्नोलॉजी का जब आविष्कार हुआ था यही ना है दोस्तों। तो आपका प्रौद्योगिकी इसमें दिया है क्या? दिया है, तो उसको टिक लगाइए ना, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? तो मानव भूगोल का विभाजन जो हुआ था 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में, क्षेत्रीय विभिन्नता बोला था ना मैंने कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में आपको बताया गया था 1930 के दशक में। निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह है? तो जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, कृषि भूगोल भी, नगरीय भूगोल भी, तो जलवायु विज्ञान आपके सही जवाब हो जाएंगे। ये मानव भूगोल का अंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जलवायु कौन सा है? तो भौतिक भूगोल है, जिसमें हम लोग मृदा, जलवायु इस सब के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भौतिक भूगोल आ जाता है। तो ये भौतिक भूगोल का आपका क्या है? तो अंग है मानव भूगोल। जनसंख्या के बारे में पढ़ना मानव भूगोल है, कृषि के बारे में पढ़ना मानव भूगोल है, नगरीय भूगोल है। तो देखिए, ये सब जो जितने भी प्रश्न मैंने कराए थे 22 प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप फर्स्ट चैप्टर से इतना से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए काफ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको दिया है आंसर करने को, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा। जिनका कमेंट सही होगा मैं आंसर को पिन कर दूंगा, ताकि जो नए बच्चे आएंगे जिन्होंने क्लास को नहीं भी देखा होगा उनको आंसर पता चल जाए। और वैसे मैं उम्मीद करता हूं सबका एक प्लेलिस्ट बन गया है, आप देखिएगा ज्योग्राफी क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज आ रही है सारी की सारी वीडियोज उसी प्लेलिस्ट में जा रही है, तो आप प्लेलिस्ट खोलकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप, मेरा नंबर है 9523, या ऑफिस का भी नंबर आपको मैं दे दूंगा 297596, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो इसमें हमसे बात हो जाएगा। बाकी ऑफिस वाले नंबर पे आपको कॉल कीजिएगा तो ऑफिस वाले लोग उठाएंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो यहाँ से आपका इतना कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है? चैप्टर फर्स्ट की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है दोस्तों। अब अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा। ऐसे तो किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी टर्म्स थे मैंने सारे टर्म्स को क्या किया है, अच्छे से मैंने सारे टर्म्स को क्लियर किया है, ताकि कहीं पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न समझ में भी आए होंगे, और आज का ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। तो जितना भी
ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र, बंधु, बांधव, जो भी आपकी सखी सहेलियां सब लोग हैं, सब लोग आकर क्लास को देख सकें। और चैप्टर फर्स्ट हमारा खत्म हो गया, जल्द ही हम लोग मिलेंगे चैप्टर सेकंड में। चैप्टर फर्स्ट का जितना भी एनसीईआरटी है सारा का सारा प्रश्न आप कर लीजिएगा, अभी से ही पढ़िएगा तभी जाकर कुछ होगा। क्लियर ना? बाद में ये नहीं कहना पड़े सर क्रैश कोर्स करा दीजिए। पहले चैप्टर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अभी भी बहुत समय है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मुझे खत्म करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।